राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। माँ जी, आप तो कहती हैं कि मेरे पैर और घुटनों में काफी दर्द रहता है। फिर ऐसा यह कौन व्यक्ति है जिनके आ जाने पर आप रसोई में घंटों खड़े होकर इतने अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर रही हैं? शोभा अपने बूढ़ी सास सविता जी को ताने भरे शब्दों में कहती है, तो सविता जी अपनी बहू से बहुत ही सरल स्वभाव में कहती हैं, बहू, तुझे नहीं पता यह हमारे कितने खास हुआ करते थे। जब तेरे ससुर जिंदा थे तो इनका और मेरे घर का सब खाना भोजन एक हुआ करता था। यह सुनकर शोभा और भी ताने भरे शब्द में कहती है, इतने भी खास हुआ करते थे? माँ जी, अब तो ससुर जी नहीं है, तो फिर अब इनका खास कोई नहीं रहा। फिर यह हमारे घर में क्यों आए हैं? सविता जी अपनी बहू की सारी बातें अच्छी तरह से समझ रही थी कि उसके विचार क्या हैं। सविता जी ऐसे लोगों को कैसे समझाती। फिर उन्होंने कहा, बहू, मैंने अपने बेटे का ब्याह किया है तो इस घर में बहू बनकर आई है। तब से यह तेरे ससुर के दोस्त मनोहर भाई हमारे यहाँ नहीं आए। यह अब शहर में रहने चले गए थे। इन्हें पता चला होगा कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और तेरे ससुर के मरने के बाद भी यह नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए यह जब गांव में आए तो इन्हें किसी से पता चला होगा और ये गांव में आए और मिलने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहू अब भी नाक चढ़ाकर सास की तरफ देख मुंह बिचकाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और सविता जी सोचने लगी कि आज हमारे घर में क्या से क्या हो गया है। वह समय था जब महेश जी और मनोहर जी एक ही साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। दोनों में बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। दोनों दोस्त अपना अपना टिफिन एक साथ बैठकर खाया करते थे। दोनों अपना भोजन एक दूसरे में बांट लिया करते थे। दोनों साथ में बैठकर होमवर्क करते। बस वही रात को सोते समय ही दोनों अपने घर में अलग हुआ करते थे। बाकी समय दोनों दोस्तों का एक साथ बीतता था। समय के साथ साथ सब कुछ आगे बढ़ता गया। दोनों दोस्त जवान हो गए, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। मनोहर भाई सरकारी नौकरी की तलाश में थे। वहीं सविता जी के पति महेश जी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। वह अपने घर में इकलौते बेटे थे। उनके माता पिता की उम्र हो गई थी, इसीलिए महेश जी की शादी सविता जी से जल्दी ही हो गई। महेश जी की पत्नी घर आते ही बहुत ही कुशल गृहिणी थी। अब मनोहर भाई अकेले रह गए थे। उनकी भी माँ बूढ़ी थी, लेकिन मनोहर भाई का आना जाना महेश जी के घर में बराबर लगा रहा। महेश जी के घर में कुछ भी अच्छी पकवान बनती तो मनोहर भाई को पहले ही खबर हो जाती। इस बात से सविता जी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मनोहर भाई थे ही इतने मिलनसार और अच्छे। वह कभी भी सविता जी से ऐसा वैसा मजाक नहीं किए। वह कहते तो भाभी जी ही थे, लेकिन उनका मजाक भी मर्यादा पूर्ण हुआ करता था और दिल से वह अपनी बहन की तरह मानते थे। यहाँ तक कि वह अपने दोस्त की शिकायतें सविता जी से किया करते थे कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बुलाने पर नहीं आया। जो भी बातें होती मजाक के साथ साथ वह शिकायत किया करते, तो सविता जी मनोहर जी को उनके सामने ही डांट लगाती। यह देख मनोहर भाई को बहुत अच्छा लगता। अब दोनों दोस्तों के बीच में इतना प्यार था कि मनोहर भाई कभी भी सविता जी के पास आकर बैठ जाते, बातें करते। उनके घर में उनके सास ससुर को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। सविता जी के सास ससुर भी जानते थे कि मनोहर एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार लड़का है। वह कभी किसी के साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। उनके ऊपर पूरा विश्वास था। लेकिन समय के साथ साथ मनोहर जी की इच्छा पूरी हुई। उनकी भी शादी हो गई। उनकी पत्नी आने के बाद भी दोनों परिवारों में बराबर प्रेम बना रहा। उनकी पत्नी भी सविता जी और महेश जी को मन से अपना मानती थी। दोनों परिवारों के बीच में
सगे भाइयों से भी ज्यादा प्रेम था। लेकिन एक दिन मनोहर जी की मनोकामना पूर्ण हुई। उन्हें शहर जाने का मौका मिला और उन्हें नौकरी भी मिल गई। उन्होंने कई ऐसे फॉर्म भर रखे थे कि उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी शहर में मिली। मनोहर जी अपनी पत्नी को लेकर शहर चले गए और महेश जी वहीं अपनी खुद की प्राइवेट स्कूल चालू कर दिए थे। दोनों दोस्त अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए कि मिलना जुलना बंद हो गया। बीच में कभी एक आध बार जब छुट्टियों में मनोहर भाई गांव आया करते थे तो मुलाकात हो जाती थी। मनोहर जी और उनकी पत्नी के कहने पर, बहुत जोर देने पर महेश जी और सविता जी एक बार शहर भी गए थे और उनके यहाँ हफ्तों रुककर आए थे। बहुत आव भगत हुई। मनोहर जी की पत्नी तो वापिस आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन महेश जी और सविता जी अपने गांव वापस आ गए। दोनों लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। फिर से वादा करके आए थे कि हम जरूर मिलने आएंगे, लेकिन अपनी अपनी गृहस्थी के कार्यों में इतना व्यस्त रहे कि दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला। इधर मनोहर जी को भी बेटा और बेटी हो गई और महेश जी को भी एक बेटा जिसका नाम था जतिन। बस दोनों अपने अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहे। समय गुजरता गया, दोनों बूढ़े हो चले थे। महेश जी किसी बीमारी के वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए और सविता जी इस दुनिया में अकेली रह गई और वह काफी दुखी और बीमार सी रहने लगी थी। एक दिन अपने बेटा जतीन से बोला, बेटा तू अब शादी कर ले, तेरा घर गृहस्थी बस जाए, कहीं मैं भी तेरे पापा के पास ना चली जाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं तेरा बसा बसाया घर देख लूं। जतीन अपनी माँ की बात मान गया, क्योंकि माँ भी उस समय पर अब कमजोर और बीमार सी थी। घर गृहस्थी के काम नहीं होता था, इसीलिए जतीन अपनी बाप की बात मानकर उनके कहे अनुसार समाज की एक शोभा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शादी के कुछ ही महीनों के बाद जतिन की भी अच्छी नौकरी लग जाती है। अब तो घर में सब कुछ ठीक था। गर्मी की छुट्टियों में मनोहर भाई गांव घूमने आए थे। वह जब सुने कि उनका दोस्त महेश जी दुनिया में नहीं रहे और साल भर के अंदर ही उनके बेटे जतिन की शादी भी हो गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे की शादी की बधाई देने जाऊं या अपने दोस्त महेश जी के चले जाने का गम बांटने जाऊं। फिर भी उन्होंने सोचा जो भी है, मुझे खबर तो नहीं मिली, लेकिन मुझे अपने दोस्त के घर जाना चाहिए। वह जब सविता जी के घर आए, सविता जी पहले तो उन्हें देखकर बहुत दुखी हुई। अपने पति को याद करके उनके सामने सारा गम रख दी। मनोहर भाई उन्हें समझाते हुए कहने लगे, भाभी जी, होने को कौन टाल सकता है, जो लिखा था वही होना है। फिर उन्होंने अपनी बहू को आवाज दिया, बहू शोभा, बाहर आओ तो देखो कौन आए हैं। शोभा अपने कमरे में सो रही थी। नाक सिकोड़ते हुए कहने लगी, अब ऐसा कौन आ गया जो माँ को मुझे ही दर्शन करवाने हैं। वह अपने कमरे से घूंघट निकालकर बाहर आई। अंदर ही अंदर नाक भौं सिकोड़ती रही। सविता जी ने कहा, यह देखो मनोहर अंकल जी आए हैं। इतना सुनकर शोभा बिना मन के ही मनोहर जी के पैर छू लेती है। मनोहर जी मन ही मन खुश होकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भाभी जी आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी संस्कारी बहू मिली है, वरना आज के पढ़े लिखे जमाने में आजकल के बच्चे तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही भूल गए हैं। सविता जी अपनी बहू की तरफ देखकर कहती हैं, शोभा बहू, जाकर मनोहर भाई के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाओ, यह तुम्हारी शादी के बाद पहली बार घर आए हैं। शोभा मुंह बनाते हुए किचन में जाती है और चाय नमकीन के साथ लाकर रख देती है। मनोहर भाई चाय और नमकीन मना करते हुए फिर भी नाश्ता कर लेते हैं। फिर सविता जी कहती हैं, बहू जाकर खाना बना दो। यह हमारे घर पर जब भी आते थे तो ऐसा कभी समय नहीं हुआ
कि मनोहर भाई बिना खाना खाए जाए। मनोहर भाई बहुत मना करते रहे, नहीं भाभी जी, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ही खाना खा लूंगा। तो सविता जी ने कहा, नहीं नहीं, आप बाहर खाना क्यों खाएंगे? आप तो पहले भी कभी होटलों में नहीं खाया करते थे। जब आपकी माँ की तबीयत ठीक ना होती तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं आपके लिए और माँ जी के लिए खाना बनाकर भेजा करती थी। आपको तो बाहर का खाना खाकर पेट ही खराब हो जाता था। मनोहर जी ने कहा, भाभी जी, आपको कितने अच्छे से सारी बातें याद है। आज भी मैं अपने शहर में भले हूँ, लेकिन मैं बाहर का खाना नहीं खाता। लेकिन अब दोपहर हो गई है, बहू को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ हल्का फुल्का सा खा लूंगा। सरिता जी जिद करती रह गई तो मनोहर जी मान गए, लेकिन शोभा इधर जल भुनकर राख होती जा रही थी कि जब यह अंकल इतना मना कर रहे हैं तो मेरी सास को पता नहीं क्या चुल मची है, जबरदस्ती लगी है इन्हें खाना खिलाने में। फिर वह मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपनी सास को कहती है, माँ जी, थोड़ा अंदर तो आइए, कुछ पूछना था खाने के लिए। अब सविता जी कब किचन में गई तो दांत पीसते हुए शोभा अपनी सास को कहने लगी, मम्मी जी, यह सब क्या नाटक है? जब वो अंकल खाना खाने से मना कर रहे हैं तो आपको इतनी जबरदस्ती क्या है उन्हें खिलाने की? सरिता जी ने कहा, बहू, वह मना कर रहे हैं इसलिए कि दोपहर में तुम्हें खाना बनाने में तकलीफ ना हो। लेकिन देखो, वह हमारे लिए बहुत खास है, कभी हमारे घर से भूखे पेट नहीं गए। भले ही उनका गांव में पड़ोस में ही घर है, लेकिन अभी उनके घर पर कोई नहीं है। बहू ने कहा, मैं ये सब नहीं जानती माँ जी, और ना ही मुझसे दोपहर में यह सब होगा। 3 बज रहा है, मुझे मेरे बच्चों को स्कूल लेने जाना है। यह कहकर शोभा तैयार हुई और अपने बच्चों को लेने स्कूल चली गई। सविता जी ने सोचा कि अभी क्या करूं? वह मनोहर भाई को भूखे भी नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वह किचन के कामों में लग गई। बहू को बाहर जाता हुआ देख मनोहर जी ने आवाज दिया, भाभी जी, रहने दीजिए, मत बनाइए खाना, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो नाश्ता किया, पेट भी भरा हुआ है। सविता जी उनकी एक नहीं सुनी और खाना बना डाली। मनोहर भाई सविता जी के साथ बैठकर बहुत कुछ बातें करना चाहते थे, अपने मन की, बीते हुए समय की, महेश जी के बारे में, लेकिन उनकी बहू का कुछ मिजाज बहुत ही कड़क था, इसीलिए वह ज्यादा बोल ना पाए। और यहीं सविता जी भी उनके सामने अपने पति को याद करके फूट फूट कर रोना चाहती थी, उनसे अपना दर्द बांटना चाहती थी, उनसे वह सब याद करना चाहती थी जो उनके पति और उनके साथ गुजारे हुए मीठे पल थे। लेकिन आज बहू के इस तरह से व्यवहार को सविता जी अपने मन की बात नहीं कह पाई। उनका कोई अपना भी नहीं था जिससे वह अपने पति के बारे में कुछ बातें करके मन को हल्का कर ले। बेटे के पास तो कभी समय नहीं और बहू उन्हें तो घर के टूटे फूटे भंगार की तरह समझकर एक किनारे पड़ा रहना ही उचित समझती थी। खाना बन गया, तभी शोभा आ गई। आकर किचन में देखी, बड़ी खुशबू आ रही थी। वह जाते ही कहने लगी, मम्मी जी, क्या क्या पकवान तैयार कर डाला, लगता है हफ्ते भर की रसोई का खर्च आज ही कर डालोगी। कैसे घी की खुशबू आ रही है, किसने घी डाल दिया? तो सविता जी ने कहा, बहू, थोड़ा सा घी गरम करके दाल में डाली हूँ, पूरी और सब्जी बनाई हूँ, थोड़ा सा हलवा भी बना दी हूँ मीठे में। यह सब शोभा को पसंद नहीं था। मैंने तो सूजी अपने बेटे के टिफिन में हलवा बनाकर देने को रखी थी। सब कुछ इन्हें ही खिला दो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सविता जी डर रही थी कि कहीं मनोहर भाई शोभा बहू की बातें ना सुन ले। उनको कितना बड़ा तकलीफ होगा कि इस घर में महेश जी के रहते हुए ना तो कभी उनके माता पिता, ना महेश जी या फिर ना सविता जी कभी उन्हें पाबंदी नहीं लगाई और ना ही कभी पराया समझे। सविता जी बहू की सारी ताने भरी बातें सुनते हुए मनोहर जी को भोजन करवा देती हैं। मनोहर जी का तो मन था
कि वहाँ और रुके, लेकिन जिस तरह से बहू टाइट नजरों से अपनी सास को देखती और कोई भी मदद नहीं की, मनोहर जी समझ रहे थे। वह खाना खाकर वहाँ से चले गए तो बहू उनके जाते ही सास पर बरस पड़ी। अरे बुढ़िया, तूने तो मेरे किचन का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया है। पूरे हफ्ते भर का सामान एक ही दिन में खिला दिया, देसी घी से हलवा बना दिया, सारा सामान खत्म कर दिया। अब किचन में सूजी भी नहीं बची है। मैंने थोड़ा सा ही बचाया था कि कल सुबह बच्चों के टिफिन के लिए होगा। ले पैसा, जाकर सब्जी ले आ और सूजी भी लेकर आना बुढ़िया। अब तो तेरी खैर नहीं, आने दो आज रात को अपने बेटे को। यह कहकर वह बहुत चिल्लाती रही, लेकिन सविता जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप बाजार चली गई। सविता जी जब बाजार गई हुई थी, जाते जाते मन में सोच रही थी, अब तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। कब तक आखिर बहू के ताने सुनूंगी। ऐसा नहीं था कि सविता जी के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। उनके पति ने उनके नाम पर ही बैंक बैलेंस बनाकर रखा था, लेकिन पति के जाने के बाद ही उनका बेटा पहले नॉमिनी में नाम था, फिर वह ज्वाइंट में कर लिया। अब ज्वाइंट अकाउंट होने के बाद वह जब पैसों की जरूरत होती जाकर निकाल लेता। वहीं सविता जी को वृद्धा पेंशन भी थोड़ी आती थी। पति के दिए हुए भी पैसे अभी भी उनके बैंक अकाउंट में थे, लेकिन उनका पैसा उनका बेटा कब कितना निकाल रहा है उन्हें कोई हिसाब नहीं देता था, और न ही उनके हाथ में लाकर खर्च। यहाँ तक कि एटीएम, बैंक का पासबुक, सारा पेपर अपने कब्जे में कर लिया था। इसीलिए सविता जी एक एक पैसे के लिए तरस रही थी। यह सोचते हुए वह आत्मग्लानि से मार्केट जा ही रही थी कि उनकी एक सहेली शीला उन्हें मिल गई। सविता जी तो अपने ही ख्वाबों में खोई थी, लेकिन शीला ने ही उन्हें आवाज दिया, अरे ओ सविता, सविता बहन, किधर खोई है? कब से आवाज दे रही हूँ पीछे से, मुझे पहचान नहीं रही क्या? सविता जी ने कहा, अरे मैंने सुना ही नहीं तुम्हारी आवाज। फिर दोनों गले मिलती हैं। सविता जी को देखकर शीला जी कहती हैं, कितनी पतली हो गई है यार, पहले क्या थी अब क्या हो गई है। जब से तुम्हारे पतिदेव जी दुनिया छोड़कर चले गए तो ऐसा लगता है कि तुम्हें खाना ही नहीं मिलता। किस बात का तकलीफ है? अरे अब तो बहू भी घर के सारे काम कर लेती होगी, बेटा भी अच्छा खासा कमा लेता है, फिर क्या तकलीफ है? सविता जी ने कहा, तकलीफ कोई नहीं है शीला, लेकिन मानो तो बहुत तकलीफ है। अब मेरा कुछ उस घर में रहा ही कहाँ। मेरे पति जो भी अपने स्कूल से पैसे आते थे वह सब मेरे अकाउंट में ही रखते, लेकिन अब उन पैसों का हक मुझे कुछ नहीं। मैं तो एक एक पाई के लिए तरसती हूँ। फिर वह सारी बात मनोहर भाई के आने की बता देते हैं। शायद शीला को पहले से ही पता था कि महेश जी के एक परम मित्र भी थे, इसीलिए वो सारी बात समझ जाती हैं और कहती हैं, आखिर कब तक बेटे बहू की इस तरह से गुलामी करती रहोगी? अपना बहन के सारे पेपर कागजात ले लो अपने हाथ में। सविता जी ने कहा, बड़ा मुश्किल है, मेरी बहू बड़ी खतरनाक है। अगर मैंने बैंक के पेपर के बारे में बात किया तो वह पेपर तो देगी नहीं, धक्के मारकर घर से भी निकाल देगी। कहाँ भटकूंगी? अब शीला जी ने कहा, चलो मेरे साथ, आज हम लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। सविता जी ने कहा, कैसे? देखो वहाँ सामने भीड़ लगी हुई है, सब लोग लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं, तुम भी एक टिकट खरीद लो भगवान का नाम लेकर। सविता जी ने कहा, कैसी बातें करते हो, शरीफ घर की औरतें लॉटरी नहीं लगाती। शीला जी ने कहा, मैं मानती हूँ, लेकिन मजबूरी है, एक बार तो देखो, अपनी किस्मत आजमा लो। शीला जी ने बहुत दबाव दिया तो सविता जी बात मान गई और एक लॉटरी का टिकट 150 रुपए का खरीद लिया। उनकी बहू शोभा 500 रुपए दी थी और बोली थी, जितना भी सामान आएगा सब हिसाब करके लेना, बाकी पैसे मेरे हाथों में ला कर देना। सविता जी लॉटरी का टिकट ले ली। घर आई तो शोभा ने पैसे का सारा हिसाब किया। हिसाब करने पर 150 रुपए कम पड़ रहे थे। उसने कहा,
150 रुपए कहाँ रख दिए? सामान तो इतने का ही है, 150 रुपए बताओ। सामान करीब 200 तक का ही था। सविता जी कुछ नहीं बोली तो शोभा गुस्से में आ गई। बुढ़िया, कुछ खा ली होगी, चटोरी है तेरी जीभ। हाथ में पैसे पड़े नहीं कि खाने बैठ गई। तुझे चटपटा खाने का बहुत शौक है ना? तू जरूर किसी होटल में जाकर पानी पूरी चाट मटर खाकर आई होगी। कितने प्लेट खाई, 150 रुपए खत्म कर दी। सविता जी सब सुनती रही लेकिन मुंह से नहीं बोली। शोभा को पैसे का हिसाब नहीं मिला। वह गुस्से से पहले चिल्लाई, फिर अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, चल बुढ़िया, जा तू पहले 150 रुपए कमा कर ला, उसके बाद मेरे घर पर आना। मैं ऐसे ही पैसे तुझे खर्च करने को नहीं दूंगी। आज सुबह से ही तूने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया है। किचन का सारा सामान खर्च कर दिया, ऊपर से 150 रुपए खर्च करके आ गई है। यह कहकर उसने सविता जी को घर से निकालकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी धूप थी, धूप से चलकर ही सविता जी आई थी। वह दरवाजे के बाहर बैठी भूख प्यास से तड़पने लगी थी। बहुत देर तक बैठी रही। बहू ने दरवाजा नहीं खोला तो वह वहां से चल पड़ी। चलते चलते वह रास्ते पर पहुंच गई। रोड पर काफी धूप थी। उन्होंने अपना चप्पल ही अंदर निकाल दिया था, इसीलिए नंगे पैर ही चल रही थी। उनका पैर सड़क पर चल रहा था और प्यास से होंठ सूख रहे। सविता जी को अब चक्कर सा आने लगा। वह वहीं रोड पर चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहीं पर ऑटो जो धीरे धीरे जा रहा था, सामने देखा कि कोई बूढ़ी औरत गिर गई है। ऑटो वाले ने ऑटो खड़ा किया और उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। वहीं से मनोहर भाई अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि आखिर यह भीड़ किस चीज की है। वह भी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, अरे यह तो सविता भाभी हैं। इन्हें क्या हो गया है? इनको कैसे रोड पर चक्कर आ गया? वह अपनी कार में से बोतल में पानी निकाले छींटा मारते हुए उन्हें होश में लाए और फिर लोगों से कहा, हम इन्हें जानते हैं, यह हमारी भाभी जी हैं। यह कहकर उन्हें कार में बिठा लिया और पूछने लगे, भाभी जी अब तो कुछ मत छुपाइए, आखिर आप इतनी देर धूप में घर से बाहर क्या कर रही थी? सविता जी ने सारी बातें बता दी। मनोहर भाई कहने लगे, भाभी जी मैं तो अब गांव से शहर ही जा रहा था, लेकिन अब आपको मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप चलिए हमारे साथ शहर में। मेरी पत्नी आपको पाकर बहुत खुश होगी। अभी आप अपने भाई जैसे देवर के साथ हैं, चिंता मत कीजिए। सविता जी ने मना किया, मनोहर भाई मैं यहीं किसी तरह गुजारा कर लूंगी, आप मुझे शहर मत ले जाओ। लेकिन वह नहीं माने तो सविता जी ने कहा, ठीक है मनोहर भाई, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और उससे पहले मैं एक बार अपनी सहेली शीला से मिल लेती हूँ। मनोहर भाई उन्हें शीला जी के घर ले गए। शीला जी अपनी सहेली सविता को घर आया हुआ देख बहुत खुश हुई। सविता जी से सारी बात पूछने लगी। मनोहर भाई और सविता जी ने वहीं पर बैठे सारी बात बता दी। तो शीला जी ने भी कहा, मनोहर भाई यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, जो कि सविता बहन को आप अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। आज रात आप हमारे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह आप लोग जाइए। शीला जी के घर में दोनों लोग रुक जाते हैं। रात को शीला जी को याद आता है कि हमारे पास तो सविता जी की लॉटरी की टिकट पड़ी हुई है। दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर में दोनों लोग नंबर देखने लगते हैं। सविता जी, शीला जी और मनोहर जी बैठकर, संयोग की बात थी कि शीला जी का नंबर आ जाता है। पेपर में जितने भी जीते हुए लॉटरी के नंबर थे, उसमें से सविता जी का एक था। यह सब देखकर मनोहर भाई, शीला जी और सविता जी बहुत खुश हो जाते हैं। पूरे 50 लाख की लॉटरी लगी थी। अब मनोहर भाई सविता जी की मदद करते हैं, उनके लॉटरी के पैसे उनके अकाउंट में डलवा देते हैं। पैसे मिलने के बाद मनोहर भाई अब
भाभी जी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप इन्हीं पैसों से अपने पैरों पर खड़े हो सकती हैं। सविता जी के तो पहले समझ में कुछ नहीं आया। फिर मनोहर भाई ने उनकी पूरी मदद की। पहले तो उन्हें उन्हीं पैसों से 25 लाख का एक उनके लिए मकान खरीदवा दिया। वह मकान सविता जी के नाम पर कर दिया। सविता जी का पहले रहने का ठिकाना हो गया, अपना खुद का मकान हो गया। फिर मनोहर भाई ने कहा, भाभी जी, पैसे अगर रखे हो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए अब आप जीविका के साधन के लिए कोई बिजनेस करिए। तो मनोहर जी ने उनके लिए एक कपड़ों की दुकान डलवा दिया। सविता जी के पिताजी की कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, इसीलिए सविता जी को बिजनेस करने का अच्छा अभ्यास था। शादी से पहले वह अपने पिता की कपड़े की दुकान में बैठा करती थी। इसीलिए सविता जी ने कहा कि मुझे आज भी बिजनेस करने का अच्छा अभ्यास है, मैं अच्छे से कपड़े का बिजनेस चला सकती हूँ। सविता जी ने अपनी दुकान पर एक दो लड़कियां भी रख ली और एक लड़के भी रख लिया। सविता जी ने इतने अच्छे से अपना शोरूम 25 लाख में बनवाया था कि सब बहुत अच्छे से सेट हो गया। उनकी दुकान देखते ही देखते बहुत अच्छी तरह से चल पड़ी। मार्केट में बाकी दुकानों से उन्होंने कम परसेंट पर प्राइस रखा था। यहाँ तक कि वह बीच बीच में सेल भी लगाने लगी थी। अब अच्छी आमदनी भी आने लगी थी। मनोहर भाई भी बीच बीच में उनका ध्यान रखने आया करते थे। उनकी दुकान चालू होने के बाद मनोहर भाई ने अपनी पत्नी और बेटे को बुलवा लिया, ताकि कुछ दिनों तक सविता जी को अकेलापन ना लगे और उनके साथ उनकी मदद हो सके। एक दिन सविता जी ने अपनी दुकानों पर सेल लगाकर रखा था, ब्रांडेड कपड़ों का सेल। यह सेल पूरे कॉलोनी में अच्छी तरह से फैल गया था। उसी शहर में बेटा बहू भी रहते थे, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि इतने बड़े नए शोरूम में सेल लगा हुआ है, सस्ते दामों पर कपड़ा मिल रहा है, तो बहू भी सेल के कपड़े खरीदने के लिए वहां पहुंच गई थी। क्योंकि सविता जी के घर छोड़ने के बाद से शोभा घर में बहुत खर्च करने लगी थी। वह सोचने लगी थी, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, जितना चाहे खर्च करूं। बुढ़िया का खर्च तो अब कम हो गया है। वह अपना शौक पूरा करते करते अपने पति के बहुत पैसे खर्चा कर दिया करती थी। जतिन की इतनी अच्छी खासी आमदनी भी नहीं थी, इसीलिए अब जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। इधर शोभा पति को बता देती कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई, फीस, कपड़े, उनकी बुक, पेन, इन सब चीजों में पैसा खर्च हो जाता है। जतिन ज्यादा हिसाब नहीं लेता, लेकिन काफी परेशान होने लगता था। पैसे कम होने की वजह से शोभा को सेल में कपड़े खरीदने जाना पड़ा। जब वह कपड़े खरीदी, कई कपड़े सस्ते देखकर समेट लिए और जब बिल पेमेंट करने के लिए काउंटर पर पहुंची तो देखी कि वहां पर मालकिन के रूप में उसकी सास सविता जी बैठी थी। काउंटर पर उनको बैठा हुआ देख उसकी तो आंखें फटी रह गई, पैरों तले से जमीन सरक गई, उसका मुंह खुला रह गया। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं इस शोरूम में? सविता जी अपनी बहू को देखते ही बोली, क्यों, मैं अपने शोरूम में नहीं बैठ सकती क्या? यह सुनकर तो वह और आश्चर्य में, क्या यह आपका शोरूम है? हाँ, मेरा ही शोरूम है। यकीन नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अब सविता जी शोभा को इग्नोर करते हुए मैनेजर की तरफ आवाज देती हैं, मैनेजर, कस्टमर का बिल बनाओ। तभी शोभा के कपड़ों का बिल बन जाता है। वह कपड़ा लेकर घर तो आती है, लेकिन उसे कपड़ों में कोई खुशी नहीं थी। वह तो बेचैन थी अपनी सास के इतने बड़े शोरूम को देखकर। शाम को जैसे ही जतिन आया तो उसने सारी बात बता दी। जतिन को भी आश्चर्य हुआ, बात मान ही नहीं रहा था। शोभा दूसरे दिन सुबह ही जतिन को लेकर माँ के शोरूम में पहुँच गई। जब जतिन ने माँ को काउंटर पर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। माँ, तुम यहाँ इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ ने कहा, जिसको कोई साथ नहीं देता उसका भगवान साथ देता है। जतिन अब समझ गया था
कि माँ के पास बहुत पैसे हैं। वह कहने लगा, माँ माँ मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम तो घर छोड़कर ही गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ जतीन माँ के जाने के बाद जब घर आया था तो शोभा ने बताया कि तुम्हारी माँ इतना इतना गलत कर रही है। तो जतीन ने कहा, जाने दो, माँ जिसके लिए खर्चा करी है उसी के घर में जाकर रहे। फिर दोनों पति पत्नी अपनी माँ को भूल ही गए थे। लेकिन आज माँ को देखकर दोनों आंसू बहाकर माँ के पैरों में गिर पड़े। माँ चलो अपने घर। माँ तुम हमें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, घर क्यों नहीं आई। सविता जी अपने बहू बेटे की बात मानकर चुपचाप शाम को उनके साथ घर आ जाती हैं। मैनेजर दुकान के सारे काम संभालता रहता है। अब सविता जी घर आई तो उनकी बहू उनके लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान, उनका बहुत ध्यान रखने लगी। समय समय पर खाना नाश्ता चाय सब कुछ बना बना कर देती रही। उनके कपड़े उतारते ही उनके कपड़े धोना प्रेस करना, तब ऐसा लग रहा था कि कितनी आदर्श और सेवा करने वाली बहू है। वहीं सरिता जी रोज सुबह अपनी कार में बैठकर अपने शोरूम में चली जाया करती थी। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने शोरूम में कमाए हुए पैसों में से 1 रुपए भी बहू और बेटे को नहीं दिया। 15-20 दिन गुजर गए थे। एक दिन उन्होंने कहा, मेरे बैंक के पुराने जो अकाउंट है वह तो मेरे हाथ में ला कर दे। मुझे देखना था कि उसमें कितने पैसे हैं, क्योंकि मुझे बिजनेस में लगाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। यह सुनकर तो अब शोभा को गुस्सा भी आ गया। माँ जी तुम कितना नाटक करती हो। अरे माँ जी क्या बुढ़िया, जब से आज इतने दिनों से तुमको घर पर लाई हूँ, बना बना कर खिलाए जा रही हूँ, तुम्हारी साड़ी साफ करके प्रेस करके पहनने को दे रही हूँ, लेकिन तुमने तो 20 दिनों में 1 रुपए नहीं दिया, बल्कि हमारा इतना खर्च भी करवा दिया। ऊपर से अपना पुराना पासबुक भी मांग रही हो। तुम्हारी चालाकी में सब कुछ समझ रही हूँ, अब यह मुझसे नहीं होगा। तुम अपने आप को बड़ी चालाक समझती हो। इतना सुनकर सविता जी जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, आ गई ना असली रूप में, अब तक बेटा भी आ गया। माँ यह क्या सब तमाशा लगा रखा है, तुमने तो आज तक 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया, ऊपर से इतना खर्च करवाने के बाद हंस रही हो। सविता जी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम लोगों को अपने शोरूम का हिसाब देने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों से हिसाब लेने आई हूँ। अब तुम लोग मेरे पुराने बैंक खाते का जो पेपर है वह सब दे दो, मैं चेक करूंगी कि मेरा कितना पैसा था और तुम लोगों ने मेरा कितना निकाल लिया। मेरे पति की कमाई हुई पैसों में से मैं 1 रुपए नहीं दूंगी। तुम लोगों ने तो मुझे इस घर में नौकर की तरह भी रहने नहीं दिया। तुम्हारी पत्नी ने मुझे इतनी बड़ी दोपहर में धूप में घर से बाहर निकाल दिया, रोड पर मैं चक्कर खाकर गिर गई, और आज तुम्हें पैसों की लालच है कि माँ मुझे देगी। मेरा पैसा देते हो या मैं पुलिस में खबर करूं। अब बहू बेटे शांति से मान नहीं रहे थे, इसीलिए सरिता जी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ समय के बाद पुलिस भी वहां आ गई। सरिता जी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट के जो भी पेपर पासबुक होता है सब मेरे बेटे बहू ने कब्जा करके रख लिया है, मेरे हाथों में नहीं दे रहे। मजबूरी बस उन्हें सरिता जी को उनका पासबुक देना पड़ा। सरिता जी ने अपना पासबुक देखा तो उनके जितने पैसे थे उसमें से उनके बेटे बहू ने बहुत पैसे निकाल लिए थे। उनका सब उसमें डिटेल था कि किस महीने में कितने पैसे निकाले गए। यह सब डिटेल सविता जी ने पुलिस को दिया और कहा, यदि मेरे बेटे और मेरे बहू जितना मेरा पैसा निकाल कर खर्च किए हैं मुझे नहीं देते तो इनके ऊपर मैं FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ। उन्हें समय दिया गया कि 3 महीने के अंदर माँ जी के अकाउंट से पैसे जबरदस्ती निकाले हुए वह वापिस कर दो। तुम लोगों के ऊपर कड़ी कार्यवाही होगी। सरिता जी ने कहा, पैसे तो ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए, और अगर इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो इन लोगों से मैं यह घर भी छीन लूंगी, क्योंकि यह घर आज भी मेरे नाम पर है। फिर यह भटकेंगे दर दर। अब दोनों शोभा और जतीन काफी परेशान हो गए थे।
दोनों के बीच में झगड़े होने लगे थे। जतीन अपनी पत्नी को दोष देता कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही माँ का ख्याल नहीं रखा और माँ को घर से निकाल दिया। हम लोग माँ के पैसे खाते रहे और माँ को ही एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे। लेकिन अब ना तो दोनों के झगड़ा करने से पैसे आने वाला था और ना ही माँ जी मानने वाली थी कि वह अपना पैसा नहीं लेगी। वह अपना फैसला सुनाकर वापिस से अपने शोरूम और अपने घर की तरफ चली गई। इधर जतीन और उसकी पत्नी बचत कर करके माँ के पैसे चुकाने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारे जिंदगी के सफर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते ऐसी नई कहानी के साथ। राधे राधे।